जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो ज्योग्राफी की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी उसकी एक चौथी वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे 2016 में जो क्वेश्चन बने थे, जो पूछे गए थे 2016 में, उन सभी सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो आखिर तक की इस वीडियो को देखते रहिएगा और हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसे पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका सर्वाधिक, इसमें क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र में या भौगोलिक एरिया वाइज जो परसेंटेज पूछा गया है उनसे जो बनने वाला क्वेश्चन है उससे बारे में पूछा गया है। तो इसका जो 2016 में जो आया था वो इसका सही आंसर मिजोरम है। पिछले कुछ सालों में भी 2021 तक की भी मिजोरम है, बट हाल ही में एक जो वन की रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और जो कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ क्राइटेरिया बदल रहा है उसके बारे में हम लोग इसके चर्चा करेंगे। लिखा है कि हाल ही में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 की श्रृंखला जारी कर दी है। इससे पहले हम लोग 2021 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारतीय सर्वेक्षण जो वन स्थिति रिपोर्ट है 1987 से हर दो साल बाद यानी 1987 से जो है हर 2 साल यानी द्विवार्षिक जो है रिपोर्ट जो जारी की जाती है। ठीक है, द्विवार्षिक यानी हर 2 साल बाद एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी रिपोर्ट आई है? 18वीं रिपोर्ट आई है। ये क्वेश्चन इनसे भी डिटेल में बनता है तो आप देख लीजिएगा। 18वीं रिपोर्ट आई है, कब आई है? 2023 में आई है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि जो कुल वन क्षेत्र है वो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% 25.17 है, यानी ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है। 25 पॉइंट जो एरिया है वो 25.17% जो इसका भौगोलिक क्षेत्र पे वन है। और दिया गया कि अगर कुल जो वन क्षेत्र है वो 7,15,342 वर्ग किलोमीटर में, यानी ये कितने पे? 21.76% पे है। जबकि वृक्ष का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 1,12,014 जो दिया गया है, इसका कितना है? 3.41%। अब आगे कुछ जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया है कि अधिकतम जो वन और वृक्षावरण जो है वो कहाँ पर पहला क्या दिया? छत्तीसगढ़ यानी 684 किलोमीटर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर जो उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पर हमारा उड़ीसा है। तो कुछ जो है वो चीजें बदली हैं। पहला अधिकतम जो है वन क्षेत्र जो दिया है वन और वृक्षावरण, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा दिया गया और चौथे नंबर पर राजस्थान है। तो इसकी जो वैल्यूज है वो कुछ बदली हुई है, वो देख लीजिएगा आप लोग। फिर अधिकतम जो वृद्धि हुई है वो वनावरण में कौन कौन सी? पहले नंबर पे मिजोरम है, सेकेंड नंबर पे हमारा गुजरात है और उसके बाद तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। तो जो अधिकतम वृद्धि वनावरण में हुई है पहले नंबर में मिजोरम में, उसके बाद में गुजरात में, उसके बाद में उड़ीसा हुई है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि तो होगी, उसके बाद में कमी पे बनता है। तो यानी जो सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर हुई है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कम हुआ है, कितना? 612.41 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, उसमें कम हुआ है। और तीसरे नंबर पर लद्दाख में जो है वो कमी हुई है। ठीक है, चौथे नंबर पे नागालैंड आता है ईस्ट का। यानी अगर कुछ क्राइटेरिया देखें कि 25% हमारा जो है, अगर टोटल क्राइटेरिया इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। क्या बन सकता है? पहला चीज तो 25.17 जो है वो इसका भौगोलिक क्षेत्र टोटल का है, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा जो वन क्षेत्रफल है वो 21.76% है और वृक्ष क्षेत्रफल जो दिया गया है 3.14 दिया गया है। अगर वन और वृक्षावरण में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान ये 4 टॉप 4 में है। फिर अधिकतम वनावरण में मिजोरम, मिजोरम के बाद गुजरात, गुजरात में उड़ीसा, उड़ीसा दिया गया है। फिर उसके बाद कमी कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में हुई है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक में हुई है, उसके बाद में लद्दाख में और नागालैंड में हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। इसकी डिटेल थोड़ी सी और देखते हैं। क्या दिया गया? क्षेत्रफल के हिसाब से
सबसे अधिक वन क्षेत्र अगर कहा जाए वाले सीट्स में 3 राज्य में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर पर है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। यानी जो अगर देखा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले सीट जो है वो पहले नंबर पे एमपी, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ये कुछ क्राइटेरिया बदले गए, यानी यहाँ के जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बहुत बदला हुआ लग रहा है। ठीक है, आप 2023 में रिपोर्ट आई है हाल ही में, या 18वीं रिपोर्ट आई है, इसको एक बार सही से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कहा जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण, यानी जो कुल भौगोलिक क्षेत्र होगा उसमें प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, तो दूसरे नंबर पर मिजोरम है। ये वैल्यू चेंज हुई है, यानी अब कहाँ पर आ गया, जो प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन जो मिजोरम फर्स्ट नंबर पे था वो मिजोरम 2021 में भी था, बट अब जो 2023 में है उसमें लक्षद्वीप जो है वो टॉप पे है। यानी इसकी जो वैल्यू थी वो आंख बंद करके जो मिजोरम लगा दे रहे थे, अब वो कहाँ पर हो गया, पहले नंबर पर लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे मिजोरम हो गया, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार दिया गया, यानी थर्ड नंबर पर हमारा गया हो गया अंडमान और निकोबार। ठीक, ये वैल्यूज बदली हुई हैं, इनके जो क्राइटेरिया, इसीलिए मैंने वन रिपोर्ट बता दी जो 2023 में अभी रिपोर्ट हाल ही में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूस कल्चर ज्योग्राफी में जेई स्पेनर ने, WL और टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है, कितने सांस्कृतिक पार्टों में विभाजित किया था। जो जेई स्पेंसर ने जो बदला वो विभाजित किया था वो विश्व को 11 भागों में विभाजित किया था। तो ये क्वेश्चन बना था। अब जो एक ज्योग्राफी से बनते क्वेश्चन है ये रूट से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टैंड ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, वही अभी 2015 की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, अब जो आई है वो 2023 में। तो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत पेड़ों से आच्छादित था, तो जो उसका जो परसेंटेज था वो 24 समथिंग कुछ था, यानी 24 जो है वो 16 था। तो अब जो रिपोर्ट आई है वो 25.17 है, तो उसकी रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देखना है कि कौन सा सुमेलित होता है या कौन सा नहीं है। तो धान की जो है वो गोविंद होती है प्रजाति, और ये गेहूं की जो है वो शुष्क सम्राट, यानी ये वाली जो नहीं होती, यानी अगर इसका मान के चले कि ये वाला जो आंसर है वो आपका गलत है। दूसरा क्या है कि अरहर की जो पारस होती है और मटर की प्रकाश होती है, बट ये जो है गेहूं शुष्क सम्राट की प्रजाति नहीं होती है, ये धान की प्रजाति होती है। यानी अगर ये कहा जाए कि जो शुष्क सम्राट है वो धान की प्रजाति है, और धान की प्रजाति अगर कहा जाए कि ये कहाँ पे बोई जाती है शुष्क सम्राट, तो जो ऐसे एरिया हैं जो सूखाग्रस्त हैं, जो सूखाग्रस्त एरिया है उन पे बोई जाती है। जैसे अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश, कौन सा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और बिहार हो गया, और झारखंड हो गया, यानी इन सब एरिया में जो है वो ये बोया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बाढ़ की जो यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ से जो सूखा बनता है उससे वहां पर ये बोया जाता है। फिर अगर देखा जाए कि गेहूं की अगर कुछ प्रजातियों के बारे में हम लोग देखें, तो गेहूं की जो प्रजातियां हैं वो पूर्वा है और कौसाम्बी है और पूसा विशेष है, और अगर देखा जाए तो पूसा गोल्ड है। ये जो प्रजातियां हैं कुछ गेहूं की प्रजातियां हैं, उनके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो जो प्रजातियों से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूछा गया निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। तो मार मृदा या मार मृदा जो है वो ना कानपुर में पाई जाती है, ना सीतापुर में पाई जाती है, ना प्रतापगढ़ में। इसका सही आंसर होगा झांसी में। झांसी में मार मृदा पाई जाती है, और मार मृदा जो है वो झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, यहाँ पर मिलता है। यानी अगर इसके साथ में कहा जाए कि ललितपुर
और बांदा, इन एरियो में जो है वो इस प्रकार की यानी मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा अगर कहा जाए कि जो काली मिट्टी है, वो काली मिट्टी दो तरीके की होती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी दो प्रकार की होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। काली मिट्टी एक होती है कावड़ मृदा, एक होती है कावड़ मृदा, एक होती है मार मृदा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी जो काली मिट्टी की प्रजाति है वो मार मृदा है, ठीक है। इसके लिए इसमें जो बोए जाते हैं, यानी अगर ये मार मृदा जो है, इसमें जो फसल बोई जाती है वो पहली गेहूं, जो गेहूं के लिए उपजाऊ होती है, और दूसरा कपास के लिए भी उपजाऊ होती है। यानी अगर इसमें मार मृदा में जो दो चीजें बोई जाए, गेहूं सबसे अच्छा उगता है और कपास भी इसमें उगता है। तो झांसी में कौन सी पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है। उसके पास का एरिया ललितपुर और बांदा में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखा जाए कि कहा गया है कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत जो यहाँ पर शुद्ध होगा, जो शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है, वो जो फसलों की जो बुआई है उसका शुद्ध क्षेत्रफल 14 करोड़ के आसपास है। अब शुद्ध जो बुआई क्षेत्रफल है उसमें जो आता है, अगर ये कहा जाए कि शुद्ध बुआई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज आएगी? इसमें पहली चीज जहां पर हम लोग बुआई करेंगे यानी खेती करेंगे, और प्लस जो बागवानी वाली है, बागवानी क्षेत्रफल है, उन दोनों को ऐड किया जाता है, तभी जाकर के शुद्ध बुआई क्षेत्रफल निकलता है। तो वो शुद्ध बुआई क्षेत्रफल जो है वो बुआई क्षेत्र, जो बागवानी या जो बगीचों के लिए यूज होता है, जिसमें आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, इन सब चीजों में इनकी भी खेती हो, बुआई जो की जाती है वो नॉर्मल क्या होती है, खेती जो की जाती है, इनको दोनों को मिला करके हमारा शुद्ध बुआई क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है। तो 14 करोड़ के आसपास जो है वो इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कहा गया कि निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 होता है। तो जो मृतिका होती है इसका जो व्यास होता है वो 0.02 होता है। अब देख लेते हैं कि मृतिका, गाद और महीन बालू, यानी जो अगर मृतिका के कहा जाए तो हम लोगों ने देखा मृतिका की जो अगर ये mm होता है तो इसका जो एरिया होता है 0.002 से, ये इसको देख के चलते हैं, mm होता है, mm से कम, तो ये मृतिका का एरिया होता है। फिर उसके बाद गाद जो होती है 0.002 mm से 0.06 mm तक होता है के मध्य या मध्य। फिर आता है महीन बालू, ये होता है 0.06 से mm से 2 mm तक, यानी इनके जो बीच होता है वो इसका एरिया होता है। यानी जो 0.002 है जो मृतिका का व्यास होता है, और उसके बाद में गाद 0.02 से लेकर 0.6 mm तक की होता है, और महीन बालू का जो होता है वो 0.06 से लेकर के 2.2 mm तक की इसका व्यास होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है कि भारत कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित होता है, यानी अगर भारत में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वन क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। फिर क्या लिखा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र घटेगा, ठीक है, तो ये नकारात्मक होता है। यानी इसका ये कहा जाए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, ठीक है। तो यानी भारत में वन क्षेत्र और जनसंख्या का नकारात्मक संबंध होता है, मतलब एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, या एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज ऑटोमेटिक घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है कि राष्ट्रीय वन नीति
1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो जो 1952 में आया था वो उसमें राष्ट्रीय वन था, संरक्षित वन था और ग्राम वन था, बट उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। यानी यहाँ पर जो दिया गया था वो एक दिया गया था राष्ट्रीय वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा जो ग्राम वन दिया गया था और चौथा जो आता है वो वृक्ष भूमि दी गया था। यानी इसमें जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का कोई भी विवरण नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो संवर्ग यानी राष्ट्रीय उद्यान का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें दिया गया है कि कोयला संयंत्र मंत्रालय की रिपोर्ट यानी 2014 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें निम्नलिखित राज्यों में कोयला भंडार यानी कोयला उत्पादन और कोयला भंडार की दो रिपोर्ट आती हैं। इसमें कोयला भंडार की जो रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके दृष्टि से सही अवरोही क्रम यानी पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड के बाद में उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, और यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। बट हम लोग देखते हैं कि 2000 जो इधर कोयला खान की जो रिपोर्ट है या कोयला भंडार की जो रिपोर्ट उसके बारे में हम लोग देखते हैं 2023-24 में एक रिपोर्ट आई है। उसमें हम लोग देखते हैं कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट की 2023-24 के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन 9.97.826 मिलियन टन रहा है। ठीक है, 2023-24 में। उसके बाद क्या गया है कि जो 22 से 23 की तुलना में 11.71% अधिक है, यानी इतनी वृद्धि उसको देखने मिली। इसमें जो है कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसने 2023 में 773.81 मिलियन जो है इसका टन उत्पादन किया हुआ है। ठीक, जो 22 और 23 में कितना था 713 था, अब कितना हो गया 773, यानी 60 की वृद्धि हुई। 2023-24 में भारत की कुल कोयला उत्पादन यानी जो कुल कोयला उत्पादन हुआ है उसकी तुलना में जो वृद्धि दी गई है 11.71 की वृद्धि बढ़ा है। यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने 2023 में 773 मिलियन टन का कोयला उत्पादन किया है। अगर ये कहा जाए कि भारत के पास अनुमानित कोयला भंडार, अब जो क्वेश्चन बनना था भंडार का वो 778.21 बिलियन टन है। ठीक, जिसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है, दूसरे झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा भंडार मिलता है। अब आता है कि इसमें जो भारत में जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला आता है वो 47.37 बिलियन टन है जो तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। यानी जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका एक जो कोयला मंत्रालय का जो एक लक्ष्य है वो क्या है, कोयला मंत्रालय ने 2027 तक की एक लक्ष्य रखा है जिसमें 1.3 बिलियन टन, 2030 तक की 1.53 बिलियन टन का कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यानी जो इसका जो लक्ष्य है वो 2027 का 1.3 से लेकर के 1.53 का उत्पादन जो 2030 तक ही करना है। और कोयला मंत्रालय में 2024 में 2380 हेक्टेयर यानी 5.06 लाख पौधे भी लगाए हैं। यानी इसने पर्यावरण का भी ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें कथन दिया गया, कारण दिया गया। क्या दिया है कि प्राकृतिक संसाधन के होते हैं जो किसी, यानी प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं और भविष्य में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी ये सही है। आगे क्या दिया, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की लागत पर निर्भर होता है। यानी ये भी सही है। यानी इसका जो 2016 में था इसका आंसर विलुप्त कर दिया गया था। यानी इसका आंसर नहीं माना गया था क्योंकि इसका कथन और कारण एक दूसरे को परिभाषित नहीं करते पर दोनों सही थे। तो इसका जो था वो नन कर दिया गया था। इसका जो आंसर सबको, मतलब इसके जो आंसर थे उसके क्वेश्चन जो था उसको सबको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक, क्योंकि इसका ये भी सही है और ये भी सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन में निम्नलिखित साधनों पर विचार करिए। यानी ऊर्जा उत्पादन में हमें सीरीज वाइज इकट्ठा करना है। तो पहले नंबर पर जल आता है, दूसरे नंबर पर प्राकृतिक गैस आती है, तीसरे नंबर पर
नाभिकीय ऊर्जा आती है यानी, और चौथे नंबर पर जल आता है, यानी 1 2 3 4, यानी सी में जो है इसका सही होगा। अगर ये कहा जाए कि जो पहले नंबर पर जल हो गया, दूसरे नंबर पर प्राकृतिक गैस होगी, गैस से बनता है, और नाभिकीय ऊर्जा हो गई, चौथे नंबर पे जल हो गया, तो 1 2 3 4 इसका हो गया। अगर देखा जाए कितना परसेंट होता है, तो जल प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा और डीजल, इनको अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इन सब का जो परसेंटेज है वो इस प्रकार है। जैसे अगर कहा जाए कि जल जो है वो 17.6% है, और उसके बाद में कहा जाए कि प्राकृतिक गैस 6.2% है, और ये कहा जाए तो 1.7% है, और डीजल कहा जाए कि 0.7% जो है वो इसका ये है, यानी सबका परसेंटेज वाइज दिया गया। उसके बाद में अगर आ जाए कि जीवाश्म जो ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन से अगर कितना प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो 58.5% जो है वो जीवाश्म ईंधन देखा जाता है। और जो नवीकरण ऊर्जा है वो लगभग जो आती है नवीकरण ऊर्जा वो लगभग आती है 39.01% जो है वो नवीकरण, यानी अलग अलग संसाधनों से किया जाता है। अगर इनमें देखा जाए तो ये वाला आपका सही होगा, यानी जल 17, प्राकृतिक गैस 6.2, नाभिकीय ऊर्जा 1.7, डीजल 0.7% होगा। ठीक है, इससे जो बनने वाले क्वेश्चन उनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, यानी पहला पूछा गया कि जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो जैविक संसाधन वो होते हैं या तो जीवों से या तो उनके अवशेषों से जो प्राप्त किया जाता है वो जैविक संसाधन हो गया। पेट्रोलियम भी जैविक संसाधनों से मिलता है, कोयला भी जैविक संसाधनों से मिलता है, और मछली भी जैविक है ही है। तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, शुद्ध जल जो जैविक संसाधनों में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, दिया है कि स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट लाइट क्या होता है। समताप मंडल की सबसे ऊपरी बैंड, सबसे निचला बैंड, ये होता है अधिक ऊंचाई पर जो समताप मंडल में है वो वायुपोत होता है। इससे क्या किया जाता है कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि सबसे जो है सिग्नलों को प्रसारित किया जाता है, इससे क्या होता है, सिग्नलों के संचारित करने के लिए एक माध्यम होता है। ठीक है, जो हमारे समताप मंडल में उपस्थित होता है सैटेलाइट, उसके द्वारा जो सारे सिग्नल्स हमारे भेजे जाते हैं इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो नील नदी बनती है श्वेत नील नदी और नीली नील नदी मिला करके, जब दोनों सूडान में मिलते हैं जाकर के, नीली नील नदी इधर से जाती है, सफेद नील नदी, दोनों मिला करके नील नदी बनाती है। बट उसमें पूछा कि नीली नील नदी जो है वो कहाँ मिलती है। आपने सफेद जो नील नदी है वो यहाँ पर ये जो होती है सफेद नील नदी वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ताना झील है इससे नीली नील नदी निकलती है। ठीक है, और नीली नील नदी या नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान नील नदी को ही कहते हैं। अब इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं मैप में कैसा दिया है। ये जो है यहाँ पर जो है ये है आपकी ताना झील, यहाँ पर जो है वो ताना लेक है, और ये आपकी विक्टोरिया लेक दी गई है जहां से व्हाइट ब्लू नील रिवर निकलती है। यहाँ पर है सूडान में जब मिलती है तो नील रिवर मिलती है जो बहते 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 मेडिटेरियन सी में
गिरती है जाकर के। और नील नदी को इजिप्ट का वरदान कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो ब्लू नील रिवर जो हमारी ताना लेक से निकली है और व्हाइट नील रिवर जो निकली है विक्टोरिया लेक से निकलती, दोनों मिलकर के सूडान में मिलती है, आगे नील नदी मिलती है। और नील नदी ही सबसे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। यानी अगर इसको कहा जाए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, तो नील नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले पे अगर हमारा ये पड़ता है भूमध्य सागर, उसके हमारा पश्चिम में पड़ता है। अगर उसके आगे देखा जाए तो काला सागर पड़ता है, उसके बाद में कैस्पियन सागर पड़ता है, उसके आगे हमारा अरब सागर पड़ता है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो हमारा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा कूट इसका सही होगा। तो सूची 1 को सुमेलित सूची 2 से करना है। तो अगर ये कहा जाए जो लीना है वो आर्कटिक सागर में गिरती है और आमूर जो है वो प्रशांत महासागर में गिरता है। क्यों? क्योंकि लीना जो है वो रूस की नदी है, दूसरा आमूर वो रूस प्लस चीन के सीमा में स्थित है और कहाँ गिरता है, प्रशांत महासागर में। और ये कहाँ गिरता है, आर्कटिक सागर में। फिर आता है माही, माही जो एमपी में पड़ता है। अगर ये देखा जाए माही नदी जो एमपी प्लस गुजरात प्लस राजस्थान और आखिरी में कहाँ गिरती है, जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, तो माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। एक बचता है टिग्रिस नदी जो फारस की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस नदी कहाँ पर है, तो वो टिग्रिस नदी ये कहाँ पर गिरती है, फारस खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ पर, इराक में और तुर्की में, और तुर्की इराक में बहती हुई फिर जाके फारस की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर देखा जाए कि ए का दो इसमें है और बी का 4 इसमें है और सी का 1 इसी में, यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये जो नदियां हैं और सागरों में गिरने की स्थिति को दर्शाया गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि करीबा बांध निर्मित है। तो करीबा बांध कहाँ पर निर्मित है, जो करीबा बांध है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जाम्बेजी नदी जाम्बेजिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है। यानी जो जाम्बेजी नदी है वो जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है। अब यहाँ पर बांध की बात आती है तो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ और बांध हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आसवान बांध है, कुछ बांधों के विवरण हम लोग देख लेते हैं। पहला आसवान बांध, जो का किस नदी पर बना है, नील नदी पर बना है। ठीक, आसवान बांध नील नदी पर बना है।
और फिर हम लोग देखते हैं दूसरा कैंजी बांध। कैंजी बांध जो पड़ता है वो नाइजर नदी पर पड़ता है। उसके बाद हम लोग तीसरा बांध देखते हैं, ये जाम्बेजी बांध। ये जाम्बिया में पड़ता है। और एक जो ये जो जाम्बेजी बांध है, यहाँ पर ही जो जाम्बेजी नदी है वो इसकी जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो है वो सीमा बनाता है। तो अफ्रीका में बांध जो नील नदी पर, ये कहाँ पड़ता है? मिस्र में। मिस्र में जो है वो आसमान बांध किस पे पड़ता है? नील नदी पे पड़ता है। तो इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि कुछ दिए गए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित करने वाले की क्या दिए गए? पोत निर्माण केंद्र यूएसए के कुछ दिए गए हैं, ठीक है। बूस्टन ये ह्यूस्टन है, गलत लिखा हुआ है। ह्यूस्टन जो है वो टेक्सास में पड़ता है। और इस पे रोज पॉइंट है वो मैरीलैंड में पड़ता है। न्यू ऑर्लियंस जो है लुजियाना पड़ता है। बट कैम्पटन जो है वो फ्लोरिडा में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है न्यू जर्सी में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा न्यू जर्सी। यानी अगर ये देखा जाए 2016 में जो क्वेश्चन हुआ था या पेपर हुआ था, उसमें लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यही जो है वो क्वेश्चन आपके इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंबाइन करके 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इनकी वैल्यूज अगर देखा जाए कि 140 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। उसमें जो अगर 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाता है और 8 से 9 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप कैटेगराइज करके अपना टाइम टेबल बना करके ज्योग्राफी तैयार करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।